हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में। अगर कोई इंसान है, ठीक है, उसने ना कानून का उल्लंघन किया है, जो वॉयलेशन किया है लॉ का, ओके, अगर किसी ने क्राइम कर दिया है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसके बाद क्या होता है ना, पुलिस अरेस्ट करती है। ओके, फिर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। व्हेन वी सी समवन वॉयलेटिंग द लॉ, अगर हम किसी को देखते हैं कि कोई कानून का उल्लंघन करता है, तो हम सोचते हैं कि हम इन्फॉर्म कर दें, पुलिस को बुला दें, है ना। यू माइट हैव सीन अर्लियर इन अ लाइफ, इन द मूवीज़, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा और रियल लाइफ में भी देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर जो होते हैं ना, रिपोर्ट फाइल करते हैं ना, और अरेस्ट करते हैं, लोगों को जेल में भर देते हैं। पुलिस ना ये वाला रोल प्ले करती है कि लोगों को अरेस्ट करती है ना, अगर कोई गलत करता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पुलिस को ही ना समझते हैं कि जो पुलिस है वही डिसाइड करती है कि जो पर्सन है वो गिल्टी है या नहीं, क्या उसने जो कानून का उल्लंघन किया है या फिर कोई जो क्राइम किया है कि नहीं, है ना। तो ये लगता है कि पुलिस ही इसका डिसाइड करती होगी, पर ये नहीं है, ये मतलब ये सच नहीं है, ठीक है। आफ्टर अ पर्सन इज़ अरेस्टेड, अगर जो पर्सन को अरेस्ट किया जाता है ना किसी को, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ जो होता है ना, मतलब उसको जुडिशरी के सामने पेश किया जाता है, कोर्ट के सामने। फिर कोर्ट डिसाइड करते हैं कि जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं ना, क्या उसने क्राइम किया है कि नहीं, या फिर वो निर्दोष है। ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हर हमारे जो संविधान के अकॉर्डिंगली हर इंसान जो है उसको ना, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज लगा हो क्राइम का, तो उसको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, ठीक है। अब फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है, आपने एफआईआर के बारे में भी सुना होगा, तो इसका क्या मतलब होता है, और आपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में भी सुना होगा, तो इसका क्या मतलब होता है। इस चैप्टर में हम एक केस देखेंगे, ठीक है, जो ना उससे हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एक चोरी का केस है, जिससे हम सारी प्रोसेस को समझेंगे। ओके, और जितने भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोसेस होता है ना, वो सिमिलर ही होता है इसके जैसा ही, जैसा हम केस देखेंगे यहाँ पर। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग दीज प्रोसेस एज वेल एज द रोल दैट डिफरेंट पर्सन शुड प्ले विद इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज क्रूशियल, so that if ever the occasion will arise, you are aware of the process that should be followed। तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की प्रोसेस क्या होती है ना, क्या जो होता है, मतलब पुलिस के अरेस्ट करने के बाद, क्योंकि अगर कुछ ऐसा फ्यूचर में होता भी है तो आपको पता रहे कि इसके बाद होता क्या है, मतलब कि ये प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि उनको अपने राइट्स के बारे में पता होगा, तभी वो जो हाँ अपने लिए कह सकते हैं, अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, है ना। ये औरत जो है ये कह रही है कि मैंने ना कोई क्राइम नहीं किया है, मतलब वो गिल्टी नहीं है, और वो चाहती है कि फेयर ट्रायल मिले उसको, है ना। एट द अपार्टमेंट, तो एक अपार्टमेंट में मुंबई में मिस्टर शिंदे रहते हैं, ठीक है, वो तैयार हो रहे होते हैं। शी हैज़ बीन जो मिसेस शिंदे, तो मिसेस शिंदे जो है वो तैयार हो रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि उनकी ना जो वो ढूंढ रही थी अपनी गोल्ड चेन को, ठीक है, चेन को ढूंढ रही थी सोने की, तो घंटे हो गए उनको मिली नहीं वो चेन, है ना। तो आई एम श्योर इट वॉज इन देयर ड्रॉवर वेयर कुड इट बी, तो मतलब वो सोच रही थी कि मैंने तो यहीं इस ड्रॉर में रखी थी, उसने अलमारी की जो भी जहाँ पर भी ड्रॉर में रखी थी, पर वो कहीं कहाँ, हाँ चेन, तो वो ये सोच रही है। हरिया वी आर गोइंग लेट, तो इनके ये जो आए, तो इन्होंने कहा कि हम ना लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन, इन्होंने बोला मिसेस शिंदे ने कि हम जो है, मेरी जो है गोल्ड चेन नहीं मिल रही है, वो ड्रॉवर में ही मैंने रखी थी। तो वो सोचते कि ऐसा हो सकता है कि शांति ने शायद चुरा ली हो। इफ़ शी इज़ ऑलवेज स्पेंड अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग रूम, तो क्या बोलते कि बहुत टाइम लगाती है सफाई करने में, शायद इसी ने चुरा ली हो, शांति उनके यहाँ काम करती है। शांति हबरम हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 years, तो शांति जो है उनके घर में 3 सालों से वहाँ पर काम कर रही है। तो ये जो आई मिसेस शिंदे धमकाने लगी शांति को, शांति ये तुमने मेरी गोल्ड की चेन चुराई है, ठीक है, एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, ब्रिंग योर ट्रंक, तो उन्होंने बोला अपना सामान लेकर के आओ, मुझे सर्च करना है कि कहाँ है, हम पुलिस को बुलाएंगे वरना। तो बोली कि अगर तुम्हारे पास है तो वापस कर दो। शांति कहती है मैडम उन्होंने नहीं चुराई है, मैंने नहीं चुराई है, शांति कहती है। तो जो शिंदे है ना, और मिसेस शिंदे और मिस्टर शिंदे जो है, उनका जो सामान देखने लगते हैं शांति का, उसका ट्रंक, और उनको मिलते हैं 10,000 रुपये। तो वो कहते हैं कि शांति को चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए, तुमने मेरी चेन बेच करके ले आई हो ना ये पैसे। तो शांति बोलती है नहीं साहब, जो मेरे ब्रदर हैं, जो मेरे भाई हैं, उनकी सेविंग की है मैंने, आई हैव बीन सेविंग दिस मनी फॉर द लास्ट 1 year। तो वो जो है उसका भाई जो है और वो जो है शांति, तो वो ये 1 साल से ये पैसे जोड़ रहे हैं, जो 10,000 उनको उनके जो ट्रंक से मिले हैं। वी वॉन्ट टू बाय बुल व्हेन वी गो टू विलेज आर,
सॉरी हाँ विलेज। तो वो चाहते हैं कि एक वो बैल ख़रीद ले जब वो विलेज जाएंगी तो, ठीक है, जब गांव जाएंगी तो वो बोलती है मैडम से कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इनोसेंट हूँ, है ना, निर्दोष हूँ, वो कहती है। तो मिस्टर सिंधे हैं उन पुलिस स्टेशन आ गए, उन्होंने FIR फाइल कर दी और बोला कि चोर है मेरे घर में। तो उन्होंने बोला जो मेरे यहाँ काम करती है शांति, तो उसने मेरी वाइफ का नेकलेस चुराया है। तो पुलिस ने बोला यस। सब इंस्पेक्टर ने SI राव ने मिस्टर शिंदे की जो है FIR फाइल कर ली। मिस्टर शिंदे ना फिर इंस्पेक्टर के साथ आए वापस, और आई विल नाउ राइट अ स्टेटमेंट दैट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे मेक अबाउट दिस थेफ्ट। लेट मी स्टील द एनवलप that has the money and let me seal the envelope that has the money and take it with me as evidence. I am arresting शांति and taking her the police station. तो उन्होंने बोला कि जो उन्होंने स्टेटमेंट ली मिस्टर एंड मिसेस शिंदे की, और फिर एनवलप जिसमें पैसे थे उसको एविडेंस के तौर पे रखा और शांति को पुलिस स्टेशन ले गए। तो शांति बोलती है प्लीज़ डोंट लेट हिम टेक मी। तो मिस्टर मिसेस शिंदे से कहती है कि प्लीज़ इसको मुझे मत ले जाने दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, चेन वगैरह, ये मेरी बहुत मेहनत की कमाई है। सुशील जो शांति का भाई है वो पुलिस स्टेशन आया। तो शांति इस ब्रदर अराइव एंड प्लीड विद SI राव से बोला उसने कि शांति को छोड़ दीजिए। राव ने बोला, जो SI थे उसने बोला शी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ गोल्ड चेन। तो मतलब उसने चोरी का इल्ज़ाम है कि उसने गोल्ड की चेन चुराई है। यू कैन गो टू द कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर। आप कोर्ट जा सकते हो और बेल का ऑर्डर ला सकते हो। बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर अ लॉयर। तो इसने बोला जो शांति का भाई है तो उसने कहा सुशील ने कि मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा जो एक हायर कर लूँ, एक लॉयर को लेकर के आओ, एंड कौन हमारे साथ खड़ा होगा, है ना। और जो यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग इन सील इट। तो आपने तो हमारी सारे पैसे ले लिए हैं जो हमने जोड़े थे मेहनत के, है ना, सील कर दिए हैं। SI राव फोर्सिवली कीप सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days। SI राव ने ज़बरदस्ती जो सुशील को 2 दिन तक जेल में रखा बिना किसी जुर्म के, है ना। सुशील अब्यूज्ड एंड बीटन बाय SI राव। तो सुशील को मारा SI राव ने एंड उसको बहुत ज़्यादा मारा, ठीक है, जो SI राव ने सुशील को, शांति के भाई को। अदर पुलिस कांस्टेबल ने भी उसको मारा, ठीक है। दे ट्राई एंड मेक हिम कन्फेस दैट ही एंड हिज सिस्टर शांति हैड a gang of domestic servant that have stolen the jewelry from the other homes। तो वो उससे ना मनवाना चाहते थे। एक तो होता है क्या तूने ये काम किया है, क्या तूने ये गुनाह किया है, दूसरा होता है तूने ही ये गुनाह किया है। तो ये लोग जो है शांति और सुशील को जो क्रिमिनल बता करके बोलते हैं तूने ये गुनाह किया है, तो उससे मनवाने की कोशिश कर रहे थे। कि उनकी ना एक गैंग है डोमेस्टिक वर्कर्स की जो कि ना जो ज्वेलरी वगैरह चुराती है। देयर हैव बीन एन कंप्लेंट। तो उनके खिलाफ़ जो है कंप्लेंट्स आई है कि ज्वेलरी जो है शिंदे के घर से और उनके आसपास जो नेबरहुड है वहाँ से भी चोरी हुई है। आज सुशील कीप्स रिपीटिंग दैट ही इज़ इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर। जो है सुशील जो है बार बार बोलता रहा कि मैं जो है निर्दोष हूँ, मैं फैक्ट्री वर्कर हूँ, निर्दोष फैक्ट्री वर्कर हूँ, फैक्ट्री में काम करता था वो। पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 days। तो 2 दिन के बाद उसको मारने पीटने के बाद उसको बाहर जाने दिया उन्होंने। पुलिस ऐसे किसी को जेल में नहीं रख सकती है। आपको पता है जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक इंसान गया कि पुलिस ने ना मुझे पता नहीं 2-3 घंटे के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट करके रखा था जब उनके पास कोई सबूत भी नहीं था फिर भी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर पुलिस के ऊपर 50,000 का जुर्माना लगाया कि उस पर्सन के आपने जो अरेस्ट क्यों किया है ना। तो मतलब कि बिना किसी सबूत के, ठीक है, कैसे अरेस्ट कर सकते हो किसी को। ओके, तो ये अभी रीसेंट का केस है। ऑल्दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति। तो कोर्ट ने ना बेल दे दी शांति को आफ्टर अ मंथ। तो बेल दे दी गई, कुछ टाइम के लिए शांति को बाहर निकलने मिल गया। शी वॉज अनेबल टू गेट एनीवन टू स्टैंड श्योरिटी फॉर हर ₹20,000। शी देयरफॉर कंटिन्यू टू बी इन जेल। तो ना मतलब उनको ना जो पैसे पे करने थे बेल के लिए और उनके साथ में कोई होना भी चाहिए, ठीक है, तो उनके पास नहीं थे 20,000 भी और ना ही कोई उनकी श्योरिटी के लिए था। तो उनको फिर जेल में ही रहना पड़ा, नहीं मिली बेल। शी इज़ वेरी ट्रॉमेटाइज। तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई थी, सदमे में चली गई थी, वो बहुत चिंता कर रही थी अब क्या होगा। हाँ, ट्रायल के टाइम पर व्हाट विल हैपन टू मी, उसने सोचा मेरा क्या होगा। बोलती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, फिर भी मैं जो हूँ जेल के अंदर हूँ, बिहाइंड द बार्स हूँ, जस्ट बिकॉज मैडम को लगता है कि मैंने चोरी की है। एंड द मनी दैट, वो बोलती है कि जो मैंने मनी जो मैं इतनी मेहनत करके बचाई थी वो भी क्या मुझे वापस मिलेगी या नहीं।
द पुलिस फाइल्स चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो पुलिस ने जो थी चार्जशीट फाइल कर दी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, है ना, जो लोअर कोर्ट होता है। पुलिस ने ना फिर क्या किया, कोर्ट ने ना कॉपी दे दी चार्जशीट की जो शांति को, ठीक है, जिसमें विटनेस जो थे उनके स्टेटमेंट की लिखा होता है चार्जशीट में, जैसे कि जो मिस्टर शिंदे वगैरह हैं उनका स्टेटमेंट भी लिखा हुआ था। शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज़ नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट हिज फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट। शांति ने बोला मेरे पास कोई भी लॉयर नहीं है कि मैं अपने आप को बचा सकूं, डिफेंड कर सकूं जो मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा है चोरी का। मजिस्ट्रेट ने एडवोकेट कमला रॉय को अपॉइंट कर दिया शांति के डिफेंस लॉयर में। अगर किसी गरीब होता है और उसको कोर्ट में जाना पड़ता है, उसके पास में कोई लॉयर नहीं होता है, तो उसकी हेल्प करते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, वो भी उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो कोर्ट होते हैं वो भी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है कोर्ट की तरफ से वो अपॉइंट कर देते हैं ताकि वो पर्सन की हेल्प करे। तो एडवोकेट कमला रॉय को अपॉइंट कर दिया जो गवर्नमेंट के एक्सपेंस में, ठीक है, गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाती, ठीक है। और जो डिफेंस लॉयर हो गया शांति का। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू डिफेंड बाय अ लॉयर। तो आर्टिकल 22 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। ये जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन होता है, इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें ये भी है कि हर पर्सन को लॉयर से डिफेंड किया जाएगा, मतलब उसके पास में लॉयर होना चाहिए जो कि उसको डिफेंड करेगा जब अगर कोर्ट केस वगैरह होता है उसके ऊपर, तो है ना। तो आर्टिकल 22 जो है फंडामेंटल राइट के बारे में हमने आपको बताया था, जो कि मौलिक अधिकार होते हैं सभी लोगों को दिए गए हैं, सारे सिटीजन्स को। अगर इनका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो, है ना। तो ये पार्ट 3 में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है, लिखे हुए हैं कि आर्टिकल 12 में ये है, आर्टिकल 13 में, 14 में, 15 में, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स में। तो आर्टिकल 39A, अब ये जो 39 है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जिसको DPSP भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये ड्यूटी बताई गई है स्टेट को कि आपको ये काम करना है ना, वेलफेयर के लिए काम करना है, लोगों के भले के लिए काम करना है ना। ऐसे स्टेट में जो भी काम करना है ना, तो वो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है। तो ये पार्ट 4 में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें आर्टिकल 39A बोलता है फ्री लीगल एड टू द पुअर। अगर देखो 39 आर्टिकल होता तो ठीक है, पर ए ऐड हुआ है ना, ए का मतलब है कि अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है, या फिर ABC कुछ भी होता है ना जो बाद में आर्टिकल के, मतलब कि ये वाला जो आर्टिकल है ना ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, मतलब जोड़ा गया है इसको बाद में, है ना। तो 42nd अमेंडमेंट किया गया था, इससे पहले भी बहुत सारे अमेंडमेंट करे जा चुके हैं। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये 42वें नंबर का चेंज था 1976 में, जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी हुई थी। तो आर्टिकल 39A कहते हैं फ्री लीगल एड टू द पुअर, मतलब कि जो है ना स्टेट प्रोवाइड करेगा लॉयर किसी भी सिटीज़न को, अगर वो अपने लिए लॉयर नहीं एंगेज कर पाते हैं क्योंकि गरीबी है या फिर कोई और प्रॉब्लम है उनकी, जैसे कि डिसेबल वगैरह है ना, या फिर और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। तो उनके पास में अगर लॉयर नहीं है और उनके ऊपर केस वगैरह हो गया है या फिर उन्हें किया है, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो उनको लॉयर प्रोवाइड करेंगे। ओके, इतना समझ गए। अभी देखते हैं एडवोकेट जो है मिली कमला रॉय जो है एडवोकेट, शांति को दी गई, कोर्ट ने दी, ठीक है, शांति को कोर्ट ने एडवोकेट दिया एक। तो उसने बताया अपने केस के पेपर वगैरह दिए और बोला कि मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है, ठीक है, गोल्ड चेन वगैरह। तो कमला रॉय जो है और फिर उसके भाई ने ये बताया कि हमारे पास से जो उसके शांति के जो सामान से 10,000 रुपये मिले जो कि हमने जोड़े थे, ठीक है। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये जो है गोल्ड चेन बेचने के बाद मिले हैं इसको, है ना, मतलब कि इसने चोरी की गोल्ड चेन बेची और फिर इसको पैसे मिले, पर ये वाली जो मनी है 10,000 हम दोनों ने बहुत मेहनत से जोड़ी है, ठीक है। द कोर्ट फ्रेम्स अ चार्ज ऑफ अ थेफ्ट of Mrs. Shinde's gold chain and possession of money ₹10,000 got from selling property against Shanti. I plead not guilty. I claim trial. तो ये चार्जेस लगे हैं शांति के ऊपर कि जो ना उसने चोरी की है और चोरी की गोल्ड चेन बेचने के बाद उसको 10,000 रुपये मिले हैं और ये मिसेस शिंदे ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। तो शांति कहती है मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, और मैं ट्रायल का क्लेम करती हूँ, मतलब कि कोर्ट के सामने अब ये प्रोसीजर शुरू होगा, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि कोर्ट की तरफ से जो कि ना जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करते हैं स्टेट के बिहाफ में लड़ते हैं, मतलब जो पर्सन ने क्राइम किया है ना वो स्टेट के खिलाफ किया है। अगर कोई क्राइम होता है ना मतलब कि वो हमारे संविधान जो हमारी स्टेट है उसके खिलाफ किया गया, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ किया गया है, ठीक है, मतलब हमारी होल कंट्री के या फिर जो पर्टिकुलर जगह जो है ना, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, केरला हो गया, तो वो वाले स्टेट के खिलाफ किया है। ओके, तो ऐसा माना जाता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है अपीयर्स इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। वो ना जो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे का
की विटनेस मानते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है रॉन्ग साबित करेंगे जो शांति है ना उसको जो कि वो बोली है कि उसने चेन नहीं चुराई है। इसको मतलब कि वो प्रूव करेंगे कि किसी ने चेन चुराई है, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है। तो ये ना बुलाते हैं ये शिंदे को, मिसेस शिंदे को, कहते हैं कि बताइए कैसे आपकी गोल्ड चेन मिसिंग हुई। तो ये बताती है मिसेस शिंदे कि मैंने ड्रॉअर में रखी थी, शांति ने चुरा ली है और कोई आउटसाइडर हमारे घर में आता नहीं है, शांति ही मेरे रूम में जाती है, ठीक है। और उसके जब ट्रंक में हमने सर्च किया जो उसका जो भी उसका सामान था ना उसमें 10,000 रुपये मिले एनवलप में। शांति को ये मनी मिली है, उसने मेरी जो चेन चुरा करके बेच करके उसको पैसे मिले हैं, ठीक है, और वो चोर है, ठीक है, उसने शिंदे ने बता दिया। नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन्स द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे। तो अब जो अमिताभ रॉय जो थी ना, जो एडवोकेट रॉय जो थी, जो कि कोर्ट ने अपॉइंट की थी, शांति के लिए दी थी, तो शांति के बिहाफ में ये लड़ रही थी। तो इनने फिर से जो मिसेस शिंदे से क्वेश्चंस पूछे। तो इन्होंने बोला आप कह रही हैं कि आपने देखा तो नहीं है शांति को चुराते हुए, है ना, ठीक है, चेन चुराते हुए, ठीक है। इन्होंने बोला नॉट डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति, ना ही उनको चेन मिली है शांति से, ना ही शांति को देखा है उन्होंने चुराते हुए। हाँ, और 3 साल से शांति जो है वहाँ पर काम कर रही है और उसने कभी भी ऐसा आपके घर में नहीं किया है ना। यू आर रेगुलरली पेइंग हर, तो उन्होंने बोला हर साल आप 1,000 रुपये उसको देती हैं, ठीक है। तो ये रॉय ने बताया। एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एंड डिफेंस विटनेस। तो जो एडवोकेट रॉय थी ना, उन्होंने सुशील को देखा जो शांति के भाई थे, एग्जामिन किया उसको, ठीक है, और उसके जो काम देने वाला जो उसका इंसान था उसको भी, जहाँ पर सुशील काम करता था, ठीक है। और डिफेंस मतलब कि उसको ना डिफेंस की तरह यूज़ किया उन्होंने सुशील को और एम्प्लॉयर को थ्रू देयर टेस्टिमोनी। तो उन्होंने ये सब प्रूव किया। फिर उसके बाद में वो ना शो कर पाएँ कि 10,000 रुपये जो शांति के ट्रंक में मिले हैं उससे शांति और सुशील ने जोड़े हैं वो, ठीक है, सेविंग की है, उन्होंने चुराई नहीं है। ट्रायल हुआ, ठीक है, ट्रायल कंप्लीट हो गया। सुशील लर्न्स दैट इंस्पेक्टर शर्मा हैज़ बस्टेड अ गैंग ऑफ यंग मैन। तो सुशील को पता चला कि जो उसको ना इंस्पेक्टर जो शर्मा था, इंस्पेक्टर था ना, उसने एक गैंग पकड़ी है यंग लोगों की, ठीक है, उसमें बहुत सारे जो यंग लोग हैं। तो उन्होंने ना वो क्या करते हैं, ज्वेलरी चुरा रहे हैं जो शिंदे के नेबरहुड में, जो आसपास का एरिया है, जो पड़ोस का, ठीक है। तो शिंदे के आसपास, शिंदे के घर के आसपास वहाँ पर ये जो है जो गहने वगैरह चुरा रहे हैं, ठीक है। तो शिंदे का जो बेटा है और उस शिंदे के बेटे का जो दोस्त है तो वो भी इस गैंग में है। मिसेस शिंदे चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन देम। तो मिसेस शिंदे की चेन भी मिल गई उसमें, ठीक है। सुशील ने बताया एडवोकेट रॉय को कि एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज अ डिफेंस विटनेस। तो एडवोकेट रॉय ने ना फिर इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाया डिफेंस विटनेस के तौर पे, ठीक है। तो जो सुशील ने फिर जो उनको बोला, ठीक है। तो फिर इंस्पेक्टर को बुलाया गया। इंस्पेक्टर से रॉय ने पूछा कि इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। तो उन्होंने बताया, दिखाया, क्या आप दिखा सकते हो आपको क्या क्या मिला है, ठीक है। हियर इज़ द चेन। तो ये जो है इंस्पेक्टर शर्मा, इन्होंने बोला ये है चेन जो कि मिसेस शिंदे की है, ठीक है, जो कि हमको मिली है, जो गैंग वगैरह है वो जो चोरी करती थी उनके सामान से, ठीक है। दिस बॉय, इन्होंने एडमिट भी किया है कि इन्होंने जो चेन चुराई है, इन्होंने माना भी है, ठीक है। जज ने पूरी प्ली सुनी, सबके विटनेस वगैरह सब देखा। फिर उसके बाद में इंस्पेक्टर शर्मा का जो बयान देखा है ना, जो भी उन्होंने बोला, जो भी उन्होंने प्रूफ किया, ठीक है। एडवोकेट रॉय ने आर्ग्यू किया बिफोर द जज कि ये साबित होता है कि शांति जो है इनोसेंट है, निर्दोष है और उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है, उसको बाइज्जत बरी करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जज हैं ये कहते हैं कि शांति आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, आपके ऊपर से चोरी का चार्ज जो हटाया जाता है, मतलब उनने चोरी की थी ना, उसका इल्ज़ाम लगा था, वो हटा दिया गया है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये थे जो उनको मिले थे तो वो भी दे देंगे इनको, ठीक है, उनके रिटन जजमेंट में, मतलब लिखा जाता है हर जो जजमेंट देते हैं कोर्ट में, ठीक है, जो जजमेंट दिया गया ना, मतलब जो नतीजा आया कोर्ट का, तो वो तो इन्होंने बोला कि उन्होंने ना हाईलाइट भी किया है कि SI राव जो है कंडक्ट करें जो इन्वेस्टिगेशन दैट मे यू स्पेंड टाइम इन जेल। तो मतलब उसने आपने जो भी टाइम इन्वेस्ट किया है ना जेल, तो उन्होंने ना मतलब ये चीज़ भी मेंशन की है जो SI राव की जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो कि इतनी स्लो, इतनी बेकार इन्वेस्टिगेशन थी जिसकी वजह से आपको जेल में टाइम बिताना पड़ा, है ना। फ्रॉम द अबव इंसिडेंट जो हमने देखा शांति का केस, तो हमको दिखता है 4 की प्लेयर्स हैं इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन कौन होता है? पुलिस सबसे पहले होती है। पुलिस ना क्या करती है? अरेस्ट करती है
जो भी अगर क्राइम होता है कोई भी, है ना, और उनको कोई भी सस्पेक्ट मिलता है तो वो एक्यूज्ड, उनको लगता है कि इसी ने किया होगा, उसके खिलाफ गवाह होते हैं तो वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। और फिर होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो स्टेट के बिहाफ में लड़ते हैं, ठीक है, केस, वो ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो प्रूफ करते हैं कि जो क्रिमिनल है ना उसी ने क्राइम किया है, ठीक है। और डिफेंस लॉयर होते हैं जो कि डिफेंस करते हैं, जिस पर्सन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा है तो उसका जो डिफेंस करते हैं। जज होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि फिर सारे जो सबूत गवाह वगैरह देख करके अपना जजमेंट देते हैं। यू हैव सीन द रोल्स ईच ऑफ देम प्लेड इन द अबव केसेस। आपने देखा सब लोगों का रोल वो लोग क्या प्ले करते हैं जितने भी केसेस हैं। अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन द इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। अब पुलिस का क्या रोल होता है अगर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं ना क्राइम का, तो उसमें क्या रोल होता है इनका। इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरी जांच करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पुलिस का, जो कि इन्वेस्टिगेट करना। कोई भी कंप्लेन है अबाउट द कमीशन ऑफ क्राइम, मतलब कि कोई क्राइम हुआ है, कोई भी जो मतलब गुनाह हुआ है, तो उसकी कंप्लेन आई है पुलिस के पास में। अब पुलिस उसकी पूरी तरीके से तहकीकात करती है ना, जांच करती है। तो इन्वेस्टिगेशन में आता है सबसे पहले विटनेस जो भी वहाँ पर थे, जिनने भी उनको देखा क्राइम वगैरह हुआ है, किसने देखा, किसी ने देखा है क्या, हर किसी से पूछताछ करते हैं। जो भी विटनेस मिलता है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, जो भी वो बोलता है ना उसको लिखा जाता है। और कलेक्ट करते हैं जो भी एविडेंस मिलते हैं, जो भी सबूत मिलते हैं ना, जैसे कि चाकू मिल गया है ना, कपड़ा मिल गया, और जो भी सामान था, कोई केमिकल मिल गया, फिंगरप्रिंट मिल गए, तो हर तरीके के एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ओपिनियन। तो जैसे जैसे जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी जो ना तहकीकात करते हैं, जांच करते हैं, उसके बेसिस पे पुलिस जो है अपना ओपिनियन फॉर्म करती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इस पर्सन ने यहाँ गया होगा फिर इसने ऐसा क्राइम किया होगा। इस तरीके से वो अपना फ्रेम करते हैं, है ना, वो सोचते हैं। इफ़ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ एक्यूज पर्सन दे फाइल अ चार्ज शीट इन द कोर्ट। अगर उनको लगता है कि जो एविडेंस से हम इस पर्सन के ऊपर शक जा रहा है तो उसके खिलाफ ना फिर चार्ज शीट फाइल की जाती है कोर्ट में, ठीक है। जैसे कि हमने शुरू में देखा था, पुलिस की जॉब नहीं होती है कि वो डिसाइड करे कि पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट, निर्दोष है, या फिर उसने वो क्राइम किया है। ये काम जो होता है जज का होता है। जज के सामने सारे सबूत गवाह रखे जाते हैं, फिर जज डिसाइड करते हैं कि ये जो है निर्दोष है या फिर इसने क्राइम किया है, फिर इसको सज़ा मिलती है। यू रीड इन यूनिट 2, जैसे कि हमने यूनिट 2 में पढ़ा था रूल ऑफ लॉ के बारे में, जिसका मतलब होता है हर पर्सन जो है वो ना उसके ऊपर लॉ अप्लाई होता है जो हमारी कंट्री का है। तो इसमें पुलिस भी इंक्लूड होती है, मतलब एवरी पर्सन जो है ना वो इक्वल है लॉ के जो आइज़ में। लॉ के सामने जो है हर कोई जो है समान है और उसके ऊपर लॉ अप्लाई होता है, कानून अप्लाई होता है। इसमें पुलिस भी आती है। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको ना इस तरीके से करनी रहती है इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन होती है, और रिस्पेक्ट होना चाहिए ह्यूमन राइट्स का। मतलब किसी को भी टॉर्चर नहीं कर सकते आप, जो दिखाते हैं ना मूवीज़ में, ऐसे टॉर्चर किया, ऐसे मारा, ये सब नहीं होना चाहिए अपने यहाँ, ठीक है। तो ये लॉ का उल्लंघन करना होता है जो पुलिस ज़बरदस्ती किसी को भी जेल में भर देती है। अगर सभी लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता हो, वो कोर्ट में जाने लगे, पढ़े लिखे हों, तो सोचो फिर तो पुलिस भी अपने दायरे में रह के काम करेगी। पुलिस की बहुत गंदी इमेज है ना हमारी सोसाइटी में, क्योंकि वो करप्शन वगैरह करते हैं, है ना। तो कुछ लोग अच्छे होते हैं पर कुछ लोग बहुत ही बेकार होते हैं, है ना। तो पुलिस में फिट भी नहीं होती, ऐसे उनकी ड्रेस, उनका शरीर देख के लोग समझते हैं ये पुलिस है, हाँ, तो वो बहुत गंदी इमेज आती है ना। सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन द गाइडलाइंस, मतलब एक पर्सपेक्टिव बन जाता है ना लोगों का इमेज की वजह से कि पुलिस बुरी होती है ना, पर अच्छी भी होती है ना कई जगह की। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन द गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी गाइडलाइंस दी हैं जो ना मतलब कि बताया है कि जो ऐसे ऐसे ना आप फॉलो करना, पुलिस को बताया है, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको ये फॉलो करना है जब आप अरेस्ट करते हैं किसी पर्सन को, डिटेंशन करते हैं या इंटरोगेशन करते हैं। मतलब किसी को आपने गिरफ्तार कर लिया है ना, मतलब कि अगर वो गिरफ्तार करते हैं किसी को, जो है बंद करके रख लेते हैं। डिटेंशन भी एक प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कोई लोग लगता है ना, जैसे कि कोई पर्सन है वो क्राइम कमिट कर सकता है, ठीक है, कहीं प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, हो सकता है कि वो जो वहाँ पर एक आदमी हो उसका शक हो कि वो जो है बहुत ही खतरनाक है, वो कुछ कर सकता है, तो उसको पहले से ही बंद कर दिया जाता है, ठीक है, कि वो ऐसा कुछ ना करे। इंटेरोगेशन जब बहुत जांच करते हैं ना क्राइम की, मतलब कि जब ना किसी से पूछताछ करते हैं, उसको बुला करके पुलिस स्टेशन में रख करके, है ना, तो उसमें भी बदतमीज़ी नहीं कर सकती पुलिस उनके साथ में। पुलिस नॉट अलाउड टू टॉर्चर, पुलिस को जो अधिकार नहीं है कि ना ही उनको जो है अलाउ है कि वो किसी इंसान को टॉर्चर कर सकें, है ना, मतलब मारपीट कर सकें, ठीक है, और किसी को गोली मार सकें इन्वेस्टिगेशन के दौरान।
जो कि हमारे यहाँ होता है ना, अपने यहाँ कंट्री में, जो कि टॉर्चर भी करती है पुलिस और फिर लोगों को मारती भी है ज़बरदस्ती और शूट भी कर देती है, गोली भी मार देती है ताकि उनको प्रमोशन मिलेगा इनकाउंटर करने के बाद, है ना। तो ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। और वो जो है ज़बरदस्ती इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन पर्सन इवन फॉर अ पेटी ऑफेंस। मतलब कि छोटे से कोई ऑफेंस में उनको ना ऐसे पनिशमेंट नहीं दे सकते किसी भी इंसान को, ठीक है। कोई भी जो मतलब कि छोटी सी पनिशमेंट है कोर्ट देते हैं, इसका मतलब ये नहीं, कोर्ट देते हैं, पुलिस को कोई अधिकार नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सके, है ना। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं, जिसमें ना प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा आर्टिकल 22 है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, तो इसमें एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी करता है। तो आर्टिकल 22 और क्रिमिनल लॉ जो है ना वो, तो दो चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ ये बताते हैं कि किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो उसकी क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके पास में क्या अधिकार हैं अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो किसी अरेस्टेड पर्सन के पास में क्या अधिकार है, सारे जितने भी लोगों को अरेस्ट किया जाता है उनके, ठीक है। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड। तो कोई भी पर्सन हो उसको पता होना चाहिए कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है, ठीक है। तो उसको ना जब उसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, जब गिरफ़्तार किया गया हो तो उसको पता होना चाहिए उसको क्यों गिरफ़्तार किया गया है, किस गलती पर, किस गुनाह पर उसको अरेस्ट किया गया है। और उसको ना कोर्ट में प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। ओके, मतलब 24 आवर्स के अंदर उसको जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। उसको कोई भी जो है इल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा या फिर टॉर्चर नहीं किया जाएगा कस्टडी में, अरेस्ट में। जब पुलिस उसको अरेस्ट करके रखती है ना जेल में भी, तो उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा, उसको गलत तरीके से उसके साथ बिहेव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट एक्यूज्ड। होता है ना, पुलिस कस्टडी में लोग मारपीट करके पुलिस जो है वो जो जिसने गुनाह नहीं किया है उससे भी कहती है कि ये गुनाह तू नहीं किया है ना। तो पुलिस कस्टडी में अगर वो मान भी लेता है तो उसको जो है उसको नहीं माना जाएगा, एविडेंस जो सबूत नहीं माना जाएगा। मतलब कि पुलिस कस्टडी में जो भी कहो जो भी करो, है ना, मतलब कि जो भी उन्होंने कन्फेशन लिया है कि इसने ही गुनाह किया है, तो वो जो है कन्फेशन वो नहीं माना जाता है एविडेंस के तौर पे। अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, तो एक लड़का 15 साल की कम की एज का और औरत कोई भी हो, ठीक है, तो उसको ना पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए, मतलब उससे पूछताछ करने के लिए उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। एक तो फीमेल हो गई, ठीक है, और एक हो गए 15 ईयर्स के कम के, मतलब कि 15 साल से कम के कोई भी लड़का है ना, तो उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा जो क्वेश्चन करने के लिए, सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए, हाँ, मतलब कि पूछताछ करने के लिए आपने पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते, हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने ना कई सारी जो उनको ज़रूरत लगी तो उनने ना प्रोसीजर बताया कि दैट पुलिस फॉलो करे उसको जब वो अरेस्ट करती है, डिटेंशन करती है, इंटेरोगेशन करती है किसी भी पर्सन का, है ना। गाइडलाइंस भी देखी, दीज आर नोन एज द DK बासु गाइडलाइन एंड सम ऑफ दीज इंक्लूड। तो इसको ना DK बासु गाइडलाइन कहते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जब पुलिस कोई अरेस्ट करती है किसी पर्सन को, डिटेंशन करती है, इंटेरोगेशन करती है किसी पर्सन का, तो उनको ये गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। तो DK बासु गाइडलाइन में ना क्या बताया गया था कि पुलिस ऑफिसर हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन और अरेस्ट करते हैं, तो उनको अपना जो एकदम क्लियर, जो अच्छे से दिखे, एक्यूरेट, जो ही ना मतलब ढंग से दिखने वाला आइडेंटिफिकेशन और नेम टैग होना चाहिए उनके डेजिग्नेशन के साथ में। मतलब कि कोई ऐसा ही है तो उसकी यूनिफॉर्म में ये सब लिखा होना चाहिए, है ना, मतलब होता है ना उनका छोटा सा लगा रहता है तो क्लियरली वो लगी होना चाहिए, है ना। अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। एक मेमो प्रिपेयर किया जाता है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है जब अरेस्ट करते हैं पर्सन को। उसमें ना टाइम भी होना चाहिए, कितने बजे अरेस्ट किया, डेट भी होनी चाहिए अरेस्ट की, टाइम और डेट। इट विल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेम्बर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। तो जो होता है ना फैमिली मेम्बर का जो उसमें जो वो दिया जाता है, तो फैमिली मेम्बर जो होते हैं ना उनको मतलब कि बताना भी होता है और उनकी जो मौजूदगी में अगर अरेस्ट किया गया है तो वो भी होता है, ठीक है। और ना जो अरेस्टेड जो मेमो होता है उसमें साइन भी कराए जाते हैं जो जिसको अरेस्ट किया गया है उस पर्सन से। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटेरोगेटेड हैज़ राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव, फ्रेंड, वेल विशर। अगर किसी पर्सन को कहीं से अरेस्ट कर लिया गया है, उसको डिटेन कर दिया गया है, जेल में भर दिया गया है ना, या फिर उनका इंटेरोगेशन हो रहा है, उनसे जांच पड़ताल हो रही है, पूछताछ हो रही है, तो उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने फ्रेंड या फिर रिलेटिव हैं या फिर जो भी उनके वेल विशर है उनको खबर पहुंचा सकें। व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव वगैरह जो भी हैं वो डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहते हैं तो उनको टाइम और प्लेस ऑफ अरेस्ट, वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय द पुलिस विद इन 8 to 12 आवर्स। मतलब कि अगर कोई फ्रेंड है और रिलेटिव है, कोई डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, ठीक है, तो उनको टाइम और जो जहाँ पर भी अरेस्ट किया गया है और जहाँ पर भी उस इंसान को रखा गया है तो उसको ना पुलिस ये सारी चीज़ें बताती है
जो उसके रिलेटिव वगैरह हैं, 18 से 12 घंटे तक अरेस्ट के बाद में, है ना, मतलब कि 8 से लेकर के 12 घंटे तक कम से कम आपको बता ही देना है अरेस्ट के बाद में। तो ये सारी चीज़ें करनी होती है। अब ये डी.के. बासु गाइडलाइन फॉलो की गई है कि नहीं, ये शांति की स्टोरी से आपको बताना है ना। फिर इसके बाद में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR के बारे में देखते हैं हम। It is with the registration of FIR that the police can begin their investigation into a crime। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है FIR का, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी जाती है पूरी, फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लॉ कहते हैं कि कंपलसरी, कानून कहता है कि कंपलसरी है, कोई भी ऑफिसर हो चार्ज में पुलिस स्टेशन में, उसको रजिस्टर करना है FIR। ठीक है, तो मतलब कि अरेस्ट करते हैं ना, तो FIR फाइल की जाती है। लॉ कहते हैं कंपलसरी अरेस्ट होता है स्टेशन में, तो रजिस्टर करना FIR का ज़रूरी होता है। whenever a person gives a information about a cognizable offense, मतलब कि cognizable offense जिसमें ना पुलिस किसी पर्सन को बिना कोर्ट के ऑर्डर का अरेस्ट कर सकती है ना, मतलब उनके पास में ऑर्डर नहीं है अरेस्ट के, फिर भी वो अरेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो FIR लिखना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ओरली और इन रिटन। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है किसी इंसान ने बताई है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो ना लिख कर भी दे सकता है पुलिस को और बोल करके बता सकता है। द FIR यूजुअली मेंशन, तो FIR में क्या क्या होता है, FIR में होता है डेट होती है, टाइम होती है, प्लेस होता है जहाँ पर भी जो ऑफेंस हुआ है, जो भी ना क्राइम हुआ है, और डिटेल होती हैं सारी छोटी छोटी उसमें जो भी ऑफेंस की, है ना, कि इस वेपन से हुआ है, यहाँ इतने, यहाँ पर ये डला हुआ है ना, इस तरीके से हुआ है। ठीक है, छोटी छोटी जो है ऑफेंस की डिटेल्स होती हैं उसमें, और इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट। तो जैसे भी वो इवेंट जो भी हुआ है ना, तो हर चीज़ उसमें लिखी होती है। इफ़ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज पर्सन, अगर जो जिसने क्राइम किया है उस पर्सन की ना आइडेंटिटी भी होती है, अगर पता होती है तो ठीक है, और ना फिर विटनेस जो होता है, जो भी उसने देखा है, जिसने भी ये क्राइम, है ना, उसको लगता है किसी ने ऐसा क्राइम किया है, तो उसका भी मेंशन होता है उसमें। FIR में ना नेम और एड्रेस भी होता है, जिसने भी कंप्लेन की होती है ना, उसका भी नेम और एड्रेस होता है। देयर इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच पुलिस रजिस्टर एन FIR। तो बहुत ही ना डिटेल में अच्छे से रजिस्टर की जाती है FIR। उसमें ना जो भी कंप्लेन करता है ना, वो साइन भी करता है उसमें। कंप्लेनेंट जो होता है उसके पास में लीगल राइट होता है कि एक वो कॉपी रख सके FIR की पुलिस से, मतलब कि जो FIR लिखवा रहा है ना, उसके पास में राइट होता है कि वो जो है FIR की कॉपी रख सके। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होगी। आप देखते हैं रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग। अगर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है ना, कुछ भी गलत होता है, इसका मतलब है कि पब्लिक लोगों के साथ गलत हुआ है इसमें, है ना, तो पूरा इसमें जो है स्टेट भी आ जाता है ना। तो क्रिमिनल ऑफेंस मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है पब्लिक के साथ में। व्हाट इज मीन्ड बाय दिस, इसका मतलब क्या हुआ कि टू हैव टू बी कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम बट अगेंस्ट द सोसाइटी एज अ होल। तो जो क्राइम हुआ है ना, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस होता है, तो वो ना तो सिर्फ उस विक्टिम जिसके खिलाफ ये क्राइम हुआ है उसके लिए तो गलत होता ही है, पर ये जो है सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है ये, कि उसने क्राइम किया है तो ये गलत है ना। डू यू रिमेंबर द केस ऑफ द डाउरी डेथ ऑफ सुधा। तो आपने जब पढ़ाया था जो डाउरी डेथ हुई थी सुधा की, तो प्रीवियस चैप्टर से पहले वाले चैप्टर में, तो केस में जो एक्यूज लक्ष्मण था और उसकी फैमिली थी, उसको प्रेजेंट किया गया था बाय द स्टेट, है ना। मतलब कि केस जो था उसके अगेंस्ट था, लक्ष्मण लोग, ये लोग एक्यूज्ड थे, इसलिए स्टेट के अगेंस्ट इन्होंने एक क्राइम किया था, है ना। तो इसमें क्या बोला गया था, स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस, ठीक है, लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। सिमिलरली कोई भी केस होता है ना, जैसे कि स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रम, ठीक है, तो मतलब कि शांति ने कोई ऑफेंस किया है कि नहीं, तो बाद में डिसाइड होगा, पर इसके अगेंस्ट है ना, इसलिए तो कोई भी ऑफेंस होता है वो स्टेट के अगेंस्ट होता है ना, तो ऐसे लिखते हैं। नॉट मिसेस शिंदे एंड शांति हैवरमन, ये सब नहीं लिखते हैं ना वर्सेस करके। इन द कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, स्टेट के बिहाफ में होते हैं, जो कि प्रूव करते हैं कि इस पर्सन ने जो ऑफेंस किया है। रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगिंस विद द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल द चार्जशीट इन द कोर्ट। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं उनका रोल तब से शुरू हो जाता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर देती है और चार्जशीट वगैरह कोर्ट में फाइल कर देती है ना। ही और शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन इन्वेस्टिगेशन। उनका कोई रोल नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन में, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई भी रोल नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन में। जब कोर्ट में केस चलता है जब इनका रोल होता है। प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। मतलब कि जो भी गवाही होती है, जो भी दलील होती है, ये सारी जो होती है प्रोसिक्यूटर जो होते हैं स्टेट के बिहाफ में लड़ते हैं। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ऑफिसर के जो कोर्ट के ऑफिसर कहलाते हैं ये, उनकी ड्यूटी होती है कि वो इम्पार्शली प्रेजेंट करें फुल एंड मटेरियल फैक्ट, सारी चीज़ें और विटनेस एविडेंस सब सामने रखें कोर्ट की। तो ये जो है इम्पार्शली, है ना, बिना भेदभाव किए हुए
वो ढंग से हर चीज़ जो है कोर्ट के सामने रखें, हर फैक्ट कोर्ट के सामने रखें, एविडेंस रखें कोर्ट के सामने, ताकि कोर्ट डिसाइड कर सके कि केस में आखिर हुआ क्या है ना। तो इन्होंने बताया था, जैसे कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, इन्होंने पूछा कि मिस्टर शिंदे से कि आपकी चेन कहाँ गई, तो फिर शिंदे ने बताया कि मेरी चेन यहाँ चोरी हो गई है ना, ये शांति ने जो ली है क्योंकि उसके पास में 10,000 रुपये मिले थे, है ना, उसने बेच दी होगी मेरी चेन, ऐसा ऐसा बताया उसने, है ना। तो ये हो गया पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर देख लिया अब हमने। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज। अब जज का क्या काम होता है। जज इज़ लाइक एन एम्पायर। तो जज जो होते हैं एम्पायर होती हैं, यही डिसाइड करते हैं जो गेम, जैसे कि एम्पायर होता है ना गेम में, तो वैसे ही जज होते हैं। कंडक्ट करते हैं ट्रायल, तो मतलब सब लोगों के जो सबूत एविडेंस वगैरह सब कुछ देखते हैं, ठीक है, कोर्ट में, ओपन कोर्ट में सब लोगों के सामने। जज हियर करते हैं, सारे विटनेस सुनते हैं और एविडेंस देखते हैं जो भी उनके सामने रखे जाते हैं। प्रोसिक्यूशन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं और जो डिफेंस लॉयर होते हैं वो सारी चीज़ें जज के सामने रखते हैं। जज डिसाइड करते हैं कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, क्या वो सच में जो जिसने क्राइम किया है गिल्टी है कि नहीं, या फिर वो निर्दोष है, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उनके सामने एविडेंस रखे जाते हैं, है ना। और लॉ के अकॉर्डिंगली फिर वो डिसाइड करते हैं कि सही है कि नहीं, ठीक है। और फिर जो पनिशमेंट दी जाती है, अगर वो एक्यूज्ड होता है ना, तो उसको कन्विक्टेड पाया जाता है, तो जज उसको सेंटेंस देते हैं, और जो भी है ना, जो भी उसने क्राइम किया उस हिसाब से उसको फाइन देते हैं, जेल देते हैं, या फिर दोनों चीज़ें देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लॉ। जो भी देते हैं उस कानून के लिए, जो उस क्राइम के लिए सज़ा जो भी होती है ना, लिखी होती है, उस हिसाब से जज जो है वो जो क्रिमिनल को सज़ा देते हैं। अगर वो उसने कुछ भी नहीं किया रहता, वो इनोसेंट रहता है, तो उसको फिर छोड़ देते हैं ना, बाइज्जत बरी कर देते हैं। अब फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है। लेट अस फॉर अ मोमेंट इमेजिन व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ द जज डिसाइड टू ट्राई शांति's केस वेरी डिफरेंटली। अगर आप सोचें कि अभी तो हमने जो भी शांति के केस में देखा था, पूरा ओपनली उसमें ओपन ट्रायल हुआ था। अगर ऐसा कुछ होता कि जज डिसाइड कर लेते कि शांति को एकदम डिफरेंटली ट्रीट करना, मतलब कि जो केस उसका डिफरेंटली ट्रीट करना है। व्हाट इफ़ द कोर्ट डिड नॉट गिव द कॉपी ऑफ चार्जशीट। ऐसा अगर होता कि कोर्ट जो है चार्जशीट की कॉपी और जो विटनेस वगैरह है शांति का, है ना, तो वो शांति को नहीं देते, है ना। स्टेटमेंट जो है विटनेस सॉरी स्टेटमेंट जो है शांति के खिलाफ जो विटनेस की, है ना, जैसे कि मिस्टर शिंदे ने बोला था ना कि इसने ये किया है, तो शांति को नहीं देते, तो क्या होता। व्हाट इफ़ द जो ट्रायल हो रहा है कहीं सीक्रेट लोकेशन में होता, जहाँ पे शांति और सुशील को कुछ पता ही नहीं होता, वो लोग वहाँ पर होते ही नहीं। व्हाट इफ़ ही डिड नॉट गिव शांति's लॉयर। अगर शांति को लॉयर ही नहीं मिलता, है ना, तो क्या होता। एडवोकेट रॉय जो है इनफ टाइम टू क्वेश्चन द विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। अगर एडवोकेट रॉय जो है उनको ना टाइम ही नहीं मिलता कि वो जो है विटनेस से क्वेश्चन कर सके, जो भी मिसेस शिंदे थी ना वो, और उनको ना डिसाइड कर देते, कोर्ट सीधे डिसाइड कर देती कि शांति ने ही चोरी की है। इफ़ दिस हैपन, अगर ये सब होता ना, तो ये जो अनफेयर ट्रायल होता, ये जो है बहुत ज़्यादा अनफेयर होता है, ये गलत होता है, ये ऐसा ट्रायल नहीं कहलाता है, ये बाइस्ड होता है ना। तो कोर्ट को जस्टिस देना पड़ता है, तो सभी लोगों के साथ में वो इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं और ओपन ट्रायल होता है, फेयर ट्रायल होता है ना। दिस इज़ बिकॉज फॉर द ट्रायल टू बी फेयर, इसलिए ट्रायल फेयर होना चाहिए हाँ। और दोनों जो साइड होते हैं उन दोनों को अपनी अपनी बातें रखने का अधिकार होता है, दोनों के पास में लॉयर होना चाहिए, है ना। तो फेयर होने के लिए ट्रायल कई सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट टू लाइफ देते हैं, पर्सन्स की लाइफ लिबर्टी, तो आर्टिकल 21 में बोला गया है कि स्टेट जो है वो पर्सन की लाइफ और लिबर्टी नहीं ले सकता, ठीक है। तो ना लाइफ और लिबर्टी ले सकता है सिर्फ प्रोसीजर जो फॉलो किया जाए, है ना, लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही। मतलब कि किसी पर्सन को आप उसकी लाइफ और लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते, है ना। अगर किसी पर्सन को उसकी लाइफ से डिप्राइव करना है, मतलब कि उनको सज़ा वगैरह दी जाती है, तो लीगल प्रोसीजर होता है उसका एक, है ना, फॉलो किया जाता है। जैसे कि एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, दैट इंश्योर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अपहेल्ड, ठीक है। तो फेयर ट्रायल होगा, अगर उसके खिलाफ जो है गुनाह जो है उसने किया है वो प्रूफ हो जाता है, तो फिर उसको सज़ा दी जा सकती है। वरना किसी भी लाइफ जो किसी भी इंसान की लाइफ को आप ऐसे ही नहीं ले सकते, या फिर उनको जो है सज़ा नहीं दे सकते। तो आर्टिकल 21 में भी होता है ऐसा। लेट अस नाउ टर्न टू शांति's केस। तो हम अगर शांति के केस में देखें, डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी बोर्ड एंड आइडेंटिफाई द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ फेयर ट्रायल। शांति के केस में देखेंगे और फेयर ट्रायल के एलिमेंट्स को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्टली अगर शांति का देखें, तो शांति वॉज गिवन अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट एंड ऑल एविडेंस दैट प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड अगेंस्ट हर। तो शांति को जो है एक कॉपी दी गई थी चार्जशीट की, है ना, जो भी उसके खिलाफ एविडेंस वगैरह दिए गए थे, मिसेस शिंदे वगैरह का बयान, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, तो वो जो है शांति को दी गई थी, है ना। शांति वॉज चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो उनको ना जो शांति को चोरी का इल्ज़ाम लगा था, और जो ना
वॉज डिफाइंड एज अ क्राइम इन द लॉ। तो मतलब कि जो क्राइम है ये गुनाह है अगर लॉ में देखें तो, है ना, ये चोरी करना। ट्रायल वॉज हेल्ड इन अ ओपन कोर्ट। ट्रायल जो था ओपन कोर्ट में हुआ था। इन पब्लिक व्यू, सब लोगों के सामने। उसका जो ब्रदर था उसको भी कोर्ट में बुलाया गया था, है ना। ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। तो ट्रायल जब हुआ था जब दोनों प्रेजेंट थे, उनके जो रिलेटिव थे, जो कि उसका सुशील जो उसका भाई था, और जो एक्यूज जो कि शांति थी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, है ना। शांति के पास में लॉयर भी था, मतलब कि शांति को जो लॉयर दिया था कोर्ट ने, है ना। शांति इस लॉयर एडवोकेट रॉय जो थी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो क्रॉस एग्जामाइन कर सके सारे प्रोसिक्यूशन विटनेस को शांति के खिलाफ, कि जो भी विटनेस थे ना शांति के खिलाफ उससे क्रॉस एग्जामाइन कर सके, उसको क्वेश्चन कर सके, है ना। तो ये भी था। एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस इन शांति डिफेंस। और एडवोकेट रॉय को भी उनको भी अधिकार दिए गए थे, अपॉर्चुनिटी थी उनको कि वो भी जो है विटनेस प्रेजेंट कर सके शांति के डिफेंस में, शांति को बचाने के लिए, है ना। ऑल्दो द पुलिस फाइल्ड अ केस, पुलिस ने फाइल किया केस शांति के अगेंस्ट, पर जज को, जब जज ने सारे एविडेंस देखे, सब कुछ देखा, तो फिर शांति जो इनोसेंट पाई गई, है ना, उसकी कोई गलती नहीं थी। इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट शांति वॉज गिल्टी। तो ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उनको प्रूव करने की कि जो शांति जो थी वो गिल्टी थी। पर एडवोकेट रॉय ने डिफेंस लॉयर थे, तो डिफेंस लॉयर ने अपना पॉइंट ज़्यादा अच्छे से रखा, है ना। तो प्रूफ हो गया शांति गिल्टी नहीं थी। इन द केस प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू सो, इसमें जो है प्रोसिक्यूशन हार गए, है ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थे, जो कि शांति को प्रूव करना था कि वो जो है उसने ही चोरी की है ना। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द जज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जज डिसाइड करते हैं दैट द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस बिफोर द कोर्ट। जो भी एविडेंस रखे जाते हैं उनके सामने, जो भी सबूत का बाहर रखे जाते हैं, उसके बेसिस पे जज डिसाइड करते हैं केस का, है ना। जज डिड नॉट जंप टू द कंक्लूजन दैट द शांति वॉज द थीव जस्ट बिकॉज शी वॉज द पुअर, है ना। मतलब कि जो जज जो है ना डायरेक्टली कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते, डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि शांति जो थी उसने ही चोरी की है। जज जो है प्रॉपर सारे जितने भी एविडेंस थे, गवाह थे, है ना, सब कुछ देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया, है ना। क्योंकि वो गरीब थी इसका मतलब ये नहीं कि उसने चोरी की थी, है ना। इंस्टेड द जज रिमेन्ड इम्पार्शियल, जज जो थी इम्पार्शियल थे, उन्होंने सारे एविडेंस देखे, जो भी है ना, जो भी दैट शोड दैट सम यंग मैन एंड नॉट शांति वॉज अ थीफ, मतलब कि उन्होंने ना शांति को फिर फ्री कर दिया था क्योंकि शांति ने चोरी नहीं की है। इन शांति के केस में आप देखें तो जो ना जस्टिस मिला उसको और प्रॉपर फेयर ट्रायल हुआ, है ना। तो उसके साथ में इनजस्टिस नहीं हुआ, उसको फेयर ट्रायल मिला। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट that all the person we have discussed in the chapter shall carry out their rules in a proper manner। तो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा जो लॉ है, ठीक है, तो हमारा संविधान हो गया और हमारा जो कानून है वो कहते हैं कि जो कोई भी पर्सन जो कि स्टेट, मतलब कि ये बताते हैं कि और जितने भी पर्सन हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए, जैसे कि जज हो गया, पुलिस हो गया, है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गए, डिफेंस लॉयर हो गए, सभी लोगों को अपना काम ढंग से करना चाहिए, है ना, प्रॉपर मैनर में करना चाहिए। इसका मतलब है कि उनको इस तरीके से काम करना चाहिए कि वो इंश्योर करें, ये मतलब कि इंश्योर करें कि हर सिटीज़न है, कोई भी सिटीज़न हो, चाहे वो किसी भी क्लास का, किसी भी जेंडर का, किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी उसकी आइडियोलॉजी हो, ठीक है, कुछ भी वो उसका किसी भी धारणा को फॉलो करता हो, है ना, उसको फेयर ट्रायल का अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 21 भी प्रोवाइड करते हैं, है ना, कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ जो है हमारी कंट्री का, ठीक है, तो वो कहते हैं एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ will not make much sense if every citizen were not guaranteed a fair trial by the constitution। तो अगर सभी लोगों को है जो फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा तो रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा। तो रूल ऑफ लॉ है तो हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है लॉ के सामने, है ना, तो वो एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉज, है ना, एंड सभी लोग जो हैं इक्वल हैं लॉ के सामने, है ना, तो सभी लोगों को फेयर ट्रायल का भी अधिकार होता है। ओके, ऑल द प्रोसेसेस रिटन इन द बोल्ड ऑन पेज 74, जैसे कि हमने सारी प्रोसेस पढ़ी थी, बस एक्सामाइन करना है कि जो भी प्रोसेस अभी हमने पढ़ी फेयर ट्रायल में, ठीक है, ओपन कोर्ट, एविडेंस वगैरह, क्रॉस एग्जामिनेशन, है ना, तो आपको डिस्कस करना है शांति के केस में ये क्या क्या था, है ना, जैसे कि डिफेंड किया था कि नहीं उसको लॉयर को, जैसे कि यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि अभी हमने आपको पढ़ाया, है ना। तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।